प्राणायाम का विज्ञान, प्रकार एवं क्रिया पद्धति। पिछले शनिवार की जो कक्षा थी उसमें आदरणीय सुशील सुमन भाई साहब ने प्राण और प्राणमय कोश पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। प्राणमय कोश के रिफाइनमेंट के लिए गुरुदेव ने कुल 3 टूल बताए हैं। उनमें से जो पहला टूल है प्राणायाम, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसके अलावा 2 और टूल हैं, बंध और मुद्रा, तो उन पर चर्चा अगले शनिवार को होगी। तो आज की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और शरीर ही नहीं, संसार की जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं ये सभी इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। और ये 5 तत्व जड़ हैं, इनमें चेतना नहीं होती। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनमें चेतना सुषुप्तावस्था में होती है। अमन भैया, एक भूल हो रही थी, इसको सुधार लेते हैं। गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ करना था, तो गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना करते हुए एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूल के लिए क्षमा करेंगे मुझे। आगे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमारा ये जो शरीर और संसार है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो ये 5 तत्व जड़ हैं, इनमें चेतना नहीं होती है, या फिर इनमें चेतना सुषुप्तावस्था में होती है। और जैसे ये 5 जड़ तत्व हैं वैसे ही गुरुदेव ने 5 चैतन्य तत्व भी बताए हैं। जैसे विचार तत्व, बुद्धि तत्व, प्राण तत्व, तत्व और ब्रह्म तत्व। जो वस्तुओं का एग्जिस्टेंस है वो जड़ तत्वों के कारण होता है, जबकि उनमें जो हलचल होती है, गति, चेतना या विकास होता है वो चेतन तत्वों के कारण होता है। तो ये जो 5 चेतन तत्व हैं उनमें से आज हम प्राण तत्व पे चर्चा करेंगे और इसके विज्ञान को भी समझने का प्रयास करेंगे और प्राणायाम की क्रिया पद्धति भी करके देखेंगे। और इसमें जो टाइम का डिवाइडेशन किया गया है वो प्राणायाम और प्राण के विज्ञान को समझने में हम थोड़ा सा अधिक समय देंगे, क्योंकि क्रिया से अधिक लाभ ज्ञान युक्त क्रिया का होता है। तो जितना समझ करके करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं श्वास से। सामान्यतया क्या होता है कि श्वास को ही लोग प्राण मान लेते हैं, क्योंकि श्वास चलती है तो कहते हैं कि व्यक्ति जीवित है, जब नहीं चलती है तो कहते हैं व्यक्ति अब जीवित नहीं रहा। लेकिन श्वास और प्राण को एक मानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक लेमैन होता है, अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो ब्लड को केवल ब्लड जानता है, उसके कंपोनेंट्स को नहीं जानता। उसको ये नहीं पता होता कि ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब होते हैं। ये सब लैब में वैज्ञानिक लोग ही सूक्ष्मदर्शी से जान सकते हैं। और विज्ञान की आज यही स्थिति है, वो भी ऑक्सीजन को ही प्राण मानता है, लेकिन श्वास और प्राण 2 अलग तत्व हैं। और ये बात एक तत्वदर्शी ऋषि ही देख सकता है। तो इसलिए ऑक्सीजन को प्राण कहना ठीक नहीं है, बल्कि जिस वायु में प्राण घुला होता है उसको ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? प्राण का कैरियर है। गुरुदेव प्राण के बारे में लिखते हैं कि प्राण एक विश्वव्यापी चैतन्य तत्व है जो वायु की तरह सभी जगह पाया जाता है, और वहां भी पाया जाता है जहां पे वायु नहीं है। और चूंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है इसलिए ये मिट्टी, वायु, जल हर जगह घुला होता है। प्राण
पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसी ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी, जो जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है। और चूंकि ये जीवों में जागृत अवस्था में रहता है तो इसलिए इसको चेतन कह देते हैं वहां पर। और निर्जीव वस्तुओं में ये सुषुप्तावस्था में रहता है तो वहां उसको जड़ कह देते हैं। लेकिन ये जड़ और चेतन सभी में पाया जाता है। प्राणियों में जो ये प्राण होता है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होता है। जैसे घरों में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, वैसे ही शरीर में हार्ट को चलने के लिए, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके संचालन के लिए, आंखों को देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए बायो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और इसके लिए भगवान ने हमारे शरीर में पावर हाउस की व्यवस्था कर रखी है। हम सब ने पढ़ा होगा कि बॉडी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। और प्राणायाम से इन्हीं को चार्ज कर लिया जाता है। शरीर में तो अरबों सेल्स होते हैं और हर बॉडी सेल का अपना एक पावर हाउस होता है। लेकिन जो प्राण का सेंटर या हेडक्वार्टर कह सकते हैं वो हमारे मूलाधार में होता है। चूंकि हम सब गायत्री साधक हैं और गायत्री साधना प्राण की साधना है। गय कहते हैं प्राण को, और त्रय माने तीन काम। गायत्री तीन काम करती है, प्राणों का शुद्धिकरण, नियंत्रण और विस्तार। तो ये तीन काम करने के कारण ही ये जो विद्या है इसको गायत्री विद्या कहा जाता है। शुद्धिकरण क्या है? प्राण का फ्लो जो होता है वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। तो जो डाउनवर्ड फ्लो है उसको अपवर्ड बनाना। जैसे दूसरों को अगर कोई सताता है, तोड़ फोड़ करता है, तो ये सब प्राण का डाउनवर्ड फ्लो है, इसमें भी प्राण का यूज होता है। लेकिन जितने कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क हैं वो सब प्राण का अपवर्ड फ्लो है। तो गायत्री साधना क्या करती है? डाउनवर्ड फ्लो को अपवर्ड फ्लो में कन्वर्ट करती है। तो ये शुद्धिकरण हो गया। नियंत्रण मतलब हम अपने मनमाफिक प्राण शक्ति का उपयोग कर सकें। और विस्तार है आयाम, आयाम देना। तो जीवनी शक्ति का विस्तार ही प्राणायाम है। प्राण में कोश के जागरण से पांच लाभ मिलते हैं: ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और यश। तो फिजिकल बॉडी में जब प्राण का स्तर बढ़ जाता है तो वो शरीर को ताकतवर बनाता है, सुंदर बनाता है। सूक्ष्म शरीर में यही प्राण जो है वो बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और साहस के रूप में दिखाई पड़ता है। और यही प्राण जब कारण शरीर में वृद्धि होती है इसकी, तो सद्भाव बढ़ जाता है, संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। तो शरीर के जिस भाग में प्राण की मात्रा बढ़ेगी वही चमकदार बन जाएगा। तो अब ये प्राण हमको मेनली मिलता कहाँ से है? मेनली तो हमको ये ब्रीदिंग के द्वारा मिलता है। श्वसन हम करते हैं तो उसके द्वारा ये हमको मिलता है। मुख्य स्रोत वही है। और लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जो ब्रीदिंग होती है लोग बहुत गहरी सांस नहीं लेते हैं, उथली सांस लेते हैं। उथली सांस लेने पे क्या होता है कि लंग्स के बहुत ही थोड़े हिस्से में, लगभग 1/6 पार्ट जो होता है वो उतने में ही हवा पहुंचती है। बाकी जो हिस्सा बचा होता है 5-6, वो बिल्कुल निष्क्रिय रह जाता है। तो इससे लंबे समय में क्या होता है, अगर हम उथली सांस लेते हैं तो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। और जिनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं वो उनकी डाइजेशन पावर भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं उसके कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स का जो रेस्पिरेटरी डेड स्पेस होता है वो फिर से एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो सांस फूलने की बीमारी या दमे की बीमारी है उससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा दीर्घजीवी होने के लिए भी गहरी श्वास लेना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो लाइफ स्पैन को निर्धारित करता है। गुरुदेव ने इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे मनुष्य से कम जीने वाले पशु पक्षियों की बात करें तो कुत्ता 1 मिनट में 28 बार सांस लेता है और उसके लाइफ स्पैन होती है 13 साल। बकरी की 24 साल, 24 ब्रीदिंग होती है 1 मिनट में, वो 14 साल जीती है।
कबूतर और खरगोश का बताया है गुरुदेव ने 37 और 38 बार सांस लेते हैं और 8 साल जीते हैं। वहीं मनुष्य का देखें तो 1 मिनट में 12 सांस लेता है और 80-90 वर्ष उसकी आयु होती है। अब मनुष्य से ज्यादा जीने वालों को देखें तो हाथी मनुष्य से कम यानी 11 बार सांस लेता है और 100 साल जीता है। सर्प का बताया है कि 7 बार लेता है और 120 साल। कछुए की सबसे ज्यादा है, 4 बार सांस लेता है 1 मिनट में और 150 साल जीता है। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो सांस की गहराई है वही जीवन काल तय कर रही है। पहले क्या था कि मनुष्य की सांस जो है वो 11 से 12 बार प्रति मिनट चलती थी। पहले 100 साल से ऊपर लाइफ भी थी, लेकिन अब चूंकि भागदौड़ वाली लाइफ स्टाइल हो गई है तो ये ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो 15 से 16 तक पहुंच गई है और उसी रेशियो में एज भी घट गई है। तो एक बात ये क्लियर है कि अगर हमको दीर्घायु होना है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग कम रखनी पड़ेगी। अब ये भी जान लिया जाए कि अगर रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है जैसा कि आजकल बढ़ी हुई है तो इससे होता क्या है। असल में जब श्वास जल्दी जल्दी चलती है तो टेम्परेचर बढ़ता है और जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है ये हमारी जो आयु है उसका क्षरण करता है। जैसे हाँफना और तापमान बढ़ना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बुखार आता है तो आदमी हाँफने लगता है और इसका उल्टा इसका रिवर्स अगर देखें तो वो भी ट्रू है। जैसे श्वास गहरी होने पर या टेम्परेचर गिरने पे आयु बढ़ जाती है। जैसे बाबूजी ने बहुत सारी क्लासेस में बताया है कि फ्रिजीकरण से कैसे आयु बढ़ जाती है। तो कोल्ड जो है कोल्ड नेचर जो है वो अच्छा है हमारी दीर्घ जीवन के लिए। अब समझते हैं कि श्वास लेने का सही तरीका क्या है। तो इसमें जो वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे अच्छी प्रणाली है डायफ्रेमिक ब्रीदिंग। इसमें हार्ट के नीचे जो डायफ्राम होता है वो फूलता पिचकता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी को अगर देखेंगे तो वो सांस लेता है तो उसकी नाभि अप डाउन होने लगती है। उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो नाभि से सांस लेता है। वो बहुत गहरी सांस होती है और यही रीजन होता है कि उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, शिशु बड़ा होता है, बच्चा 8-10 साल का, तो वो क्या होता है कि उसकी सांस धीरे धीरे उथली होने लगती है नेचुरली। और इसीलिए फिर वो बीमार भी पड़ने लगता है। बहुत छोटे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और थोड़े बड़े बच्चे ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। तो गहरी सांस लेने का एक और जो बहुत अच्छा फायदा है वो ये है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनको हड़बड़ी नहीं करनी पड़ती है श्वास लेने में। एक इंटरवल मिलता है और उस इंटरवल में ब्लड जो है वो ज्यादा प्यूरिफाई हो जाता है। और कई रिसर्च ऐसी भी आई हैं कि जैसे जो डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें ब्रेन पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बैठ के प्राणायाम का अभ्यास नहीं भी करना चाहे तो चलते फिरते अगर डीप ब्रीदिंग भी करे तो उसका लाभ मिल जाएगा। पूरा ना मिलेगा तो लेकिन थोड़ा ही सही उतना लाभ तो मिल जाएगा। अब हम जो श्वास खींचते हैं उसमें हम केवल हवा नहीं खींचते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी खींचते हैं। तो लेकिन ये बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे शरीर वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये उस इलेक्ट्रिसिटी से अलग होती है जो तारों में दौड़ती है। क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता है, जीवनी शक्ति नहीं होती है, चेतना नहीं होती है। ये जो प्राण वाली इलेक्ट्रिसिटी है इसमें जीवन होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी भाई हमारे शरीर में कोई तार तो लगे नहीं है तो ये दौड़ती किसके माध्यम से है, ये नाड़ियों के माध्यम से दौड़ती है। हम जो श्वास खींचे पहले तो वो तो जाती तो हमारे लंग्स में है। तो प्राण का फ्लो चूंकि नाड़ियों में होता है तो इसको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है कि हमने जो श्वास खींची वो
ब्रेन स्टेम होता है हमारा पीछे, यहाँ पर, यहाँ से नीचे तक जाता है। और उस ब्रेन स्टेम में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो वहाँ ये प्राण फिल्टर हो जाता है और नाड़ियों में चला जाता है मेरुदंड के माध्यम से। और जो हवा बचती है और थोड़ा बहुत प्राण के साथ भी, तो वो लंग्स में चली जाती है, वहां पे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका रूट समझना आवश्यक है। जो भी हम श्वास लेते हैं वो सबसे पहले ब्रेन स्टेम के माध्यम से मस्तिष्क को जाती है, फिर नाड़ियों के माध्यम से बाकी शरीर के पार्ट्स को जाती है, तो मैक्सिमम ब्रेन में चली जाती है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी से इसका कंपैरिजन किया गया, तो जैसे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसको हम बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं, फिर इन्वर्टर, बिजली चले जाने पे इन्वर्टर से यूज कर लेते हैं। तो ये जो शरीर वाली इलेक्ट्रिसिटी है इसको भी हम स्टोर करते हैं। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? जो हमारा मेरुदंड मार्ग है उसमें चक्र होते हैं, तो उन चक्रों में इसको स्टोर किया जाता है, वो बैटरियां होती हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से निकाल के प्रयोग किया जा सकता है। ब्लड जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, वो हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं उनमें खर्च हो जाता है। और जो नाड़ियां प्राण सोखती हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, मन के संचालन में खर्च होता है। दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। तो हमारी जो बॉडी सेल है उसको ब्लड, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। इन तीनों में से एक भी अगर कम हो जाए तो इंसान दुर्बल हो जाता है, तेज उसका घट जाता है, रोग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए ये तीनों कंपोनेंट बैलेंस में बहुत जरूरी हैं। अब ब्लड ठीक ठाक रहे इसके लिए तो भोजन से काम चल जाएगा, और लेकिन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए गहरी श्वास आवश्यक है। अब प्राण तत्व का जो एक बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव भी गुरुदेव बताते हैं कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये और किसी उपाय से नियंत्रण में नहीं आता है, लेकिन ये प्राण तत्व का प्रभाव स्वीकार कर लेता है। तो हल्का सा हम यहाँ फिजियोलॉजी भी समझ लें कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और क्या काम करता है, तो जानते रहेंगे तो प्राणायाम में इसका लाभ भी ले पाएंगे। हमारे जो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं हैं वो स्वचालित होती हैं, जिनको हम सचेतन रूप से नहीं करते हैं। वो हमारे चलाए नहीं चलती हैं। जैसे हार्ट की पंपिंग हो गई, वो हमारे किए नहीं हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। लंग्स की ब्रीदिंग हो गई, डाइजेशन हो गया, ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये सब जो काम करता है ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों श्वास से जुड़े होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, श्वास खींचते हैं, तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और ये हमारे शरीर के जो ऑटोनोमस फंक्शंस हैं इनको स्पीड अप करता है, फास्ट कर देता है। और सांस छोड़ते समय इसका उल्टा होता है, उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है और ये ऑटोनोमस फंक्शंस जो होते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है। और जब हम प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय तक करते हैं तो इन दोनों क्रियाओं पे हमारा कमांड होने लगता है, और जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन पे भी ऐच्छिक नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले भी हैं कि योगियों ने अपने हार्ट बीट को कम कर लिया है, और मतलब जो भी जीवन के लक्षण होते हैं वो न होते हुए भी वे जीवित रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये प्राणायाम से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे कमांड ही है। एक ब्रेन में होता है लिम्बिक सिस्टम, इसकी भी थोड़ी जानकारी हल्की सी ले ली जाए। ब्रेन में जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, इनको कंबाइंड रूप से लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और इस पे कंट्रोल करके अपनी फिजियोलॉजी और मेंटल हेल्थ को कमांड किया जा सकता है। और जो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑटोनोमिक वर्क को कंट्रोल यही करता है।
जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना हो गया, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है, और इस पे भी प्राणायाम के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। और ये थोड़ा सा शरीर विज्ञान इसलिए टच कर दिया कि अपने शरीर के बारे में जानेंगे तो प्राणायाम का ज्यादा लाभ ले पाएंगे हम लोग। 5 प्राणों के बारे में तो पिछले शनिवार को चर्चा हो चुकी है, तो इसको हम नहीं टच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्राण तत्व है ये हमको वायु के अलावा भोजन, पानी, मिट्टी, सनलाइट से भी मिलता है। तो हमारी जो डेली रूटीन होती है उसको चलाने के लिए तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उससे उतना प्राण हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ अगर एक्स्ट्रा करना है, अगर कुछ साहस वाला काम करना है, उत्साह बढ़ाना है, विचार शक्ति अपनी बढ़ानी है, तो नॉर्मल से हटके अगर कुछ काम करना है तो हमको अपने प्राण के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और प्राण का लेवल बढ़ेगा प्राणायाम से। पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, उनके प्राणायाम का जो सूत्र है वे कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। अर्थ क्या है? जब आसन में स्थिर हो जाएं तब श्वास लेने और छोड़ने की जो सामान्य गति है उसको रोक देना या नियंत्रित करना, यही प्राणायाम है। तो श्वास के यहाँ नियंत्रण की बात कर रहे हैं। और वे तो कहते हैं कि जब आसन में स्थिर हो जाएं, यानी उनके अनुसार तो जब आसन सिद्ध हो जाए तब प्राणायाम किया जाए। लेकिन गुरुदेव ने यहाँ छूट दी हुई है कि आसन और प्राणायाम हम लोग साथ साथ भी कर सकते हैं, समय आने पे दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने इसको सिंप्लीफाई भी किया है। तो यहाँ श्वास के नियंत्रण की बात आई है। तो श्वास की गति का इतना महत्व क्यों है? तो इसके साइंस को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी साइंस जितनी क्लियर रहेगी हम उतना फायदा ले पाएंगे। श्वास की जो गति है वो हमारी मनोदशा से बंधी होती है। इसका थोड़ा अनुभव भी सभी ने किया होगा, अभी हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसा हमारा मन होता है वैसी श्वास की गति हो जाती है। जैसे कभी जब हमको क्रोध आता है तो श्वास की गति आप देखिए कैसे बदल जाती है, वैसी नहीं रह जाती जैसा नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं। और यही स्थिति होती है जब किसी को काम वासना पकड़ती है, तब भी श्वास की गति अस्त व्यस्त हो जाती है। और हर समय हमारी अंदर की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो श्वास से जुड़ी हुई है। कभी अगर हम डर रहे होते हैं तो श्वास अलग तरीके से चलने लगती है, प्रेम की दशा में कुछ अलग तरीके से श्वास चलती है, हम शांत बैठे होते हैं तो श्वास धीमी हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हम अपने ब्रीदिंग को, स्पीड ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लें तो हम अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने श्वास की गति बदलने ना दें तो क्रोध करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको हमने ट्राई भी करके देखा है। तो अगर श्वास की गति पे ध्यान दिया जाए तो क्रोध करना भी अपने कंट्रोल में हो सकता है। इसको, ये प्रैक्टिकल बात है, ये हमने अपने अनुभव से भी इसको टेस्ट किया है। तो जैसे आजकल लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, इमोशंस के गुलाम बनते जा रहे हैं। जैसे जब भी क्रोध अपने मन से नहीं कर पाते हैं, जब क्रोध का मन करता है पकड़ लेता है इंसान को और क्रोध कर बैठता है, वो न चाहते हुए क्रोध कर बैठता है। जो इमोशन जब चाहता है वो हावी हो जाता है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इमोशंस डिपेंडेंट हैं ब्रीदिंग्स पर। तो फॉर्मूला ये निकलता है कि अगर हम अपने ब्रीदिंग्स पे कंट्रोल कर लें तो इमोशंस के हम गुलाम नहीं मालिक बन जाएंगे। और कंट्रोल होगा कैसे? प्राणायाम से। तो प्राणायाम की इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये दिमाग में बैठा लेनी जरूरी है। तो अगर ये फायदे अगर हम देखेंगे तो
प्राणायाम पे ज्यादा हम जोर देंगे और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। अब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे प्राणायाम के अभ्यास पर। ब्रेन वेव्स। हमारा जो ब्रेन है ये हमेशा कुछ ना कुछ वेव्स निकालता रहता है, और ये वेव्स कई तरह की होती हैं और हमारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। हमारी जैसी मानसिक स्थिति होती है उस तरह की ये वेव्स निकालता है। तो जो बहुत कॉमन वेव होती है वो होती है बीटा, और ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ये 13 to 30, 13 से 30 हर्ट्ज तक जाती है। और ये भी दो तरह की होती है। हायर बीटा। हायर बीटा क्या होता है? 30 वाली स्टेज, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सोच रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस पे बहुत प्रेशर में काम कर रहे होते हैं या डर रहे होते हैं, ऐसा कुछ। और लोअर बीटा क्या स्टेज है? जहाँ थोड़ा सा हमारा माइंड काम है, हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस नहीं है, माइंड एक्टिव तो है लेकिन चिंता वाली इस बात नहीं है, तो वो लोअर बीटा है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि लोग बीटा में ही रहते हैं। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है लाइफ स्टाइल का कि लोग लोअर बीटा भी नहीं, हायर बीटा में ही रह रहे हैं जो है। बीटा के नीचे जो स्टेज आती है वो है अल्फा की। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 से 12 हर्ट्ज तक जाती है। इसमें माइंड थोड़ा सा और रिलैक्स होता है और काम होता है, और यहाँ ब्रेन की एक्टिविटी काफी काम डाउन हो जाती है। तो मेडिटेशन वाली जो स्थिति होती है, जो हम मेडिटेशन में प्रवेश करते हैं, तो ये अल्फा वाली स्टेज होती है। अल्फा के बाद जो स्टेट आती है वो थीटा की आती है। ये 4 to 8 हर्ट्ज तक जाती है। नींद या मेडिटेशन में हम इस स्टेज में जाते हैं। जब मेडिटेशन थोड़ी और गहराई में जाता है तो थीटा की स्टेट आती है, और इसमें हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। और इससे भी जो गहरी स्टेट है वो डेल्टा की है। बहुत जब डीप स्लीप होती है, बहुत डीप मेडिटेशन होता है, तो ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो 4 हर्ट्ज से भी घटते हुए 0.5 या 0.2 हर्ट्ज तक रह जाती हैं। तो यहाँ केवल अनकॉन्शियस माइंड काम करता है इस स्टेट में। और इसके बाद जो स्टेट होती है वो गामा की स्टेट होती है, लेकिन ये 0.5 या 0.2 से नीचे नहीं जाती है, उसके बाद केवल डेथ होती है। ये जाती है 30 हर्ट्ज से ऊपर, बीटा से भी ऊपर जाती है, 30 से 100 तक जाती है ये। बीटा में तो हम स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन गामा में स्ट्रेस नहीं होता है। इसमें जो हम कॉस्मिक कॉन्शसनेस होती है उसके साथ अलाइन वाली स्थिति होती है। माइंड पूरा एक्टिव होता है लेकिन प्रकृति से ऊपर होता है, वो समाधि वाली स्थिति। तो आज की जो समस्या है वो बीटा वाली स्टेट है, जो आज की समस्या है, हायर बीटा। बीटा की जो स्टेट है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है, हार्ट बीट और हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। हमारा माइंड जो होता है वो एकदम, गुरुदेव ने एक टर्म लिखा है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, और ये सर्वाइवल मोड भी इसको कहते हैं। तो बीटा में हम कभी रिलैक्स में नहीं रह सकते हैं। इस और इस स्टेट में बॉडी और माइंड की हीलिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। हीलिंग पॉसिबल है केवल अल्फा मोड में या थीटा में, जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, काम होता है। और ये सारी स्टेट डिपेंड करती है फिर से हमारी सांसों पर। यानी सांसों से केवल जीवन चलता भर नहीं है, सांसों से जीवन को बदला भी जा सकता है। आजकल जो शहरों में 90% लोग, और छोटे शहरों में भी ज्यादातर लोग हाई बीटा की स्टेट में रह रहे हैं। और ये समस्या इतनी गंभीर है कि लोग सोने भी जाते हैं तो बीटा वाली ही स्टेट में जा रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में। जबकि
होना क्या चाहिए कि सोने से पहले हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चले जाएं, जो रिलैक्सेशन वाली मोड होती है अल्फा में। ये क्रिएशन मोड होती है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पूरी नींद के बाद भी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि श्वास प्रश्वास की स्वसंचालित क्रिया वेगस नर्व के द्वारा गतिशील होती है, और इस वेगस नर्व का सीधा संबंध अचेतन मन से है। इसलिए मनोनिग्रह में भी प्राणायाम से आशाजनक सहायता मिलती है। यानी कि प्राणमय कोश जो होता है वो मनोमय कोश को भी प्रभावित करता है। अगर एक व्यक्ति श्वास या प्राण पे नियंत्रण प्राप्त कर ले तो मन पे भी नियंत्रण प्राप्त होने लगता है। प्राणायाम क्या करता है, वो हमारी फिजिकल बॉडी में जो नाड़ियां होती हैं उनको शुद्ध करके हमारी जठराग्नि को बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है, भोजन अच्छा पचने लगता है, आरोग्य बढ़ता है। हमारी जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है, बैलेंस बढ़ता है, और कारण शरीर को भी ये प्रभावित करता है। सिद्धियां मिलती हैं, विभूतियां मिलती हैं। तो आज हम लोग प्राणायाम पे चर्चा करके देखेंगे कि ये जो जीवनी शक्ति है इसको किस तरीके से अधिक अपने भीतर हम धारण कर सकते हैं। तो पहले हम प्राणायाम का उद्देश्य समझ लें। प्राणायाम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, श्वास की गति का नियंत्रण, और दूसरा जो उद्देश्य है वो बड़ा उद्देश्य है, जो ब्रह्मांड व्यापी प्राण शक्ति है उसको आकर्षित करके अपने तीनों शरीरों में भरना है, या पांचों कोशों में कह सकते हैं, जो भी हमें सुविधाजनक लगे। तो ये जो दोनों उद्देश्य हैं इनको पूरा करने के लिए ऋषियों ने प्राणायाम की विशेष तकनीक विकसित की हुई है। और तकनीक विशेष क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्राण तत्व है उसको अपने भीतर उस तरीके से भरा जाता है जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरी जाती है। साइकिल का पंप क्या काम करता है, जैसे हैंडल प्रेस करते हैं तो वो हवा तो अंदर भरता है, लेकिन हैंडल जब हम वापस ऊपर खींचते हैं तो हवा को वापस नहीं खींच लेता, वो केवल भरने का काम करता है। तो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वो भी इसी तरह की है। तो प्राणायाम को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग उससे परिचित हो जाएं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होगी। प्राण को खींचने या इनहेल करने को पूरक कहा जाता है। खींचे हुए प्राण को भीतर होल्ड करने को अंतःकुंभक, उसको बाहर निकालने या इंग्लिश में कहें तो एक्सहेल करने को रेचक, और पूरा रेचक जब कर लेते हैं तो फिर होल्ड करने को वाह्य कुंभक कहते हैं। तो ये चार टर्मिनोलॉजी और ये चार स्टेप में ही प्राणायाम होता है। तो इसलिए पहले हम लोग इससे परिचित हो गए। गुरुदेव लिखते हैं कि प्राणायाम का छोटा प्रयोजन डीप ब्रीदिंग से भी पूरा होता है, लेकिन अध्यात्म प्रयुक्त प्राणायामों में संकल्प शक्ति का भी उपयोग करना पड़ता है। तो इन चार जो स्टेप बताई गई है उसके अलावा जो एक पांचवा एलिमेंट है वो है हमारी संकल्प शक्ति। हमारी संकल्प शक्ति जितनी अधिक होगी उतना अधिक हम प्राणायाम का लाभ ले पाएंगे, उतना अधिक हम प्राण को खींच पाएंगे। संकल्प शक्ति जो है वो मैग्नेट का काम करती है प्राण के लिए। पूरक करते समय ब्रह्मांड व्यापी जो चेतन तत्व है उसकी प्राण ऊर्जा को आकर्षित करने की भावना मन में करनी पड़ती है। और अंतःकुंभक करते समय ये मान्यता होनी चाहिए कि जो भरा गया है उसको इस तरीके से सोखा जा रहा है जैसे मिट्टी, सूखी मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है। तो मन में ये भाव चलना चाहिए कि जो प्राण तत्व खींचा गया है वो मिट्टी में पानी की तरह सोखा जा रहा है। रेचक जब करें तो ये संकल्प होना चाहिए कि शरीर की गंदगी के साथ हमारे मानसिक जो दोष दुर्गुण हैं वो भी वायु के साथ बाहर निकल रहे हैं, और हमारा शरीर और मन निर्मल हो रहा है। वायु कुंभक क्या है,
वो ऐसा है कि जैसे दरवाजा बंद कर लिया जाए, और जो भी शारीरिक और मानसिक गंदगी बाहर निकली है वो वापस ना आ जाए, प्रकृति हमसे दूर ले जाए। तो ये भावना करनी पड़ती है। अब कुंभक के बारे में थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात है, उसको जान लेना जरूरी है कि कुंभक इस मौसम में बड़ा लाभकारी है। ये सर्दियों का मौसम है, और कुंभक जो है वो शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, और कुंडलिनी जागरण में भी ये सहायक है। तो लेकिन कुंभक के साथ एक सावधानी भी है कि इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। हमें लग सकता है कि अभी तो हम और ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि अ, बहुत लंबा कुंभक कर लिया तो रेचक बहुत जल्दी हो जाएगा। जबकि इसका नियम यह है कि जितना समय हम पूरक में लेते हैं, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे ही छोड़ा भी जाए उसको। तो ये नियम है, तो इसलिए लगे कि हम जितना कुंभक कर सकते हैं उसका आधा ही किया जाए, ताकि रेचक जो है वो नियमानुसार हो सके। और कुंभक का एक फायदा और है कि कुंभक करने से श्वास की गहराई अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम कुंभक करते हैं तो उस समय ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, और CO2 का प्रेशर बढ़ने से लंबी गहरी श्वास लेना आवश्यक हो जाता है, और ऑटोमेटिक शरीर जो है वो लंबी गहरी श्वास लेना शुरू कर देता है। तो कुंभक बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका कुछ एप्लीकेशन भी, जैसे न चाहते हुए भी लोग कुंभक का अभ्यास करते ही हैं। जैसे एक कुली है, मजदूर है वो, या वेट लिफ्टर है, वो वेट उठाता है, तो उसके पहले श्वास रोक लेता है, तो वो भी अनजाने कुंभक ही कर रहा है, प्राणायाम ही कर रहा है वो। शूटर है, वो शूटिंग करता है, निशाना लगाने से पहले श्वास रोक लेता है। तो इस तरीके से जैसे कुछ काम होते हैं तो उसमें कुंभक की स्थिति में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और चूंकि हम लोग आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, कुंभक में अधिक लाभ हमें मिल सकता है। अब नाड़ियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्राण का फ्लो नाड़ियों में ही होता है। शरीर में 72,000 मुख्य नाड़ियां हैं, और उसमें से 10 प्रधान हैं। और उसमें भी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये होती कहाँ है? असल में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दोनों ओर गैंग्लियॉन्स होते हैं, उनकी पूरी सीरीज चलती है। उसको हिंदी में बोलते हैं नाड़ी गुच्छक, और योग की भाषा में इन्हीं को ईड़ा और पिंगला कहा जाता है। ईड़ा मूलाधार से शुरू होती है, और ये बाईं नासिका में हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल तक जाती है। इसका जो नेचर होता है वो शांत और सौम्य होता है, और ये हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर से एसोसिएटेड होती है। ये लेफ्ट में होती है लेकिन राइट ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। दूसरी है पिंगला, ये मूलाधार से हमारी दाई नासिका तक आती है, राइट नोस्टल तक आती है। लेकिन इसकी जो नेचर है वो ईड़ा से अपोजिट है, ये एग्रेसिव और रिग्रेस होती है। जैसे हमें कोई उत्साह वाला काम करना है, जोश वाला काम करना है, तो पिंगला ये इससे एसोसिएटेड होती है। और तीसरी है सुषुम्ना, ये मूलाधार से सीधे सहस्रार तक जाती है। इसका जो नेचर है वो शांत और अग्रेसिव के बीच वाला होता है। और कुछ और भी नाड़ियां हैं, लेकिन अब चूंकि आगे प्राणायाम की ओर हमें जाना है तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे। सीधे आते हैं नाड़ी शोधन पर। उसकी पहले शोधन की क्या आवश्यकता है ये समझ लेते हैं। आजकल भोजन और जलवायु दोनों ही शुद्ध नहीं रह गए हैं, और साथ में अगर लाइफ स्टाइल भी आलस्य प्रमाद वाली है तो शरीर में अशुद्धियां बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं, और वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के नाड़ियों को भी अशुद्ध कर देती हैं, उनमें अवरोध पैदा हो जाता है। तो अवरोध पैदा हो जाने से प्राण का फ्लो जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। और हमें क्या करना होता है कि प्राण खींच करके चक्रों में भरना है,
तो लेकिन अगर नाड़ियां अवरुद्ध हैं तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं प्राण। तो इसलिए नाड़ियां शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे पहले आवश्यक है। और भी कई सारे प्राणायाम हैं जो नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। लेकिन गुरुदेव ने जो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया बताई है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कारण क्या है कि इसमें जैसे अनुलोम विलोम में क्या होता है कि पहले लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ईड़ा पिंगला क्रॉस होती है। लेकिन जो गुरुदेव ने प्रक्रिया बताई है इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है। इसमें लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, राइट से छोड़ना। और भस्त्रिका कपालभाति के भी थोड़े से साइड इफेक्ट आ सकते हैं कि अगर सावधानी पूर्वक न किया जाए तो। अगर झटका लगेगा तो लिगामेंट वगैरह टूटने का खतरा होता है। लेकिन जो ये प्रक्रिया है नाड़ी शोधन की गुरुदेव ने बताई है, ये बिल्कुल निरापद है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रक्रिया साथ में कर भी सकते हैं। नेत्र बंद करके, दोनों हाथ गोद में, और राइट नोस्टल को बंद करेंगे। पीठ सीधी रहेगी इसमें। राइट नोस्टल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्टल से, बाईं नासिका से लंबी गहरी श्वास को अंदर भर के पूरक कर लेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुंभक करेंगे और फिर धीरे धीरे इसी नासिका से रेचक कर देंगे। इससे ईड़ा की सफाई होती है। और ये प्रक्रिया 3 बार करेंगे। अब 3 बार करने में चूंकि समय जाएगा तो इसलिए इसको अलग से हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको 3 बार करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, राइट बंद किए थे, लेफ्ट से किए थे, 3 बार लेफ्ट से हो गया। अब 3 बार राइट से, यही प्रक्रिया। लंबी गहरी सांस, पूरक हो गया। सामर्थ्य के अनुसार कुंभक, धीरे धीरे इसी नासिका से रेचक कर देंगे। इससे पिंगला शुद्ध हो जाती है। और ये प्रक्रिया भी 3 बार करेंगे। 6 बार हो गया। 7वीं बार में दोनों नोस्टल से, दोनों नासिका से पूरक करेंगे। यथासंभव कुंभक। इसके बाद रेचक मुंह से करना होता है। तो ये 7 स्टेप में एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारा संपूर्ण होता है। तो इसको रोज 3 से शुरू करके हर महीने एक एक बढ़ाते हुए 10 नाड़ी शोधन तक ले जा सकते हैं। इससे नाड़ियां पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं। और प्राणायाम के साथ हम लोग जप भी जोड़ सकते हैं, सविता का ध्यान भी जोड़ सकते हैं। और कोई भी कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो शुरुआत होती है नाड़ी शोधन से। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम गुरुदेव की देन है वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। ये परम पूज्य गुरुदेव की खोज है। और ये प्राणायाम कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है। और गुरुदेव ने जैसा बताया है इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आता है। गुरुदेव के बताए जितने भी प्राणायाम है सब निरापद हैं। क्योंकि इसमें श्वास जो है वो सामान्य रूप से चलती रहती है। श्वास के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाती है। इसके 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में प्राण मंथन से प्राण ऊर्जा का जागरण किया जाता है। और ये उसी तरीके से होता है जैसे दही को मथते हैं, मथानी डाल करके दाहिने बाएं घुमाते हैं तो अंदर का क्या होता है, घी बाहर आ जाता है। तो उसी तरीके से
कीड़ा पिंगला से जब प्राणों का मंथन करते हैं तो जो चक्रों में छिपा हुआ प्राण तत्व है वो ओजस के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो पहला स्टेप है, तो इसमें भीतर के प्राण को, क्योंकि प्राण सर्वत्र है, बाहर भी है, ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और हमारे चक्रों में भी है, लेकिन वो जागृत नहीं होता है, तो उसका जागरण किया जाता है मंथन करके। प्रक्रिया वही रहेगी इसमें भी। नेत्रबंद, कमर सीधी, दोनों नासिका से गहरी श्वास भरेंगे, पूरक करेंगे। अंत कुंभक के समय स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के केंद्रों में प्राण मंथन और प्राण के जागरण की भावना करेंगे। मंथन हो रहा है और प्राण का जागरण हो रहा है। फिर धीरे धीरे रेचक करेंगे और रेचक के समय तीनों शरीरों के विकारों को बाहर निकालने का भाव करेंगे। इसको प्रारंभ में तीनों शरीरों के लिए अलग अलग करना ठीक रहता है, क्योंकि एक साथ तीनों शरीरों के केंद्रों का ध्यान भी थोड़ा कठिन होता है। तो स्थूल शरीर के लिए नाभि चक्र पे, सूक्ष्म शरीर के लिए हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, और कारण शरीर के लिए सहस्रार पर। इन तीनों केंद्रों पे बारी बारी से प्राण का हम लोग मंथन और जागरण कर सकते हैं। या फिर पांचों कोशों के लिए अलग अलग कर सकते हैं। पांचों कोशों के लिए नाभि, मूलाधार, आज्ञा, अनाहत और सहस्रार, ये पांचों कोशों के लिए इन चक्रों पर प्राण का मंथन और जागरण कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला स्टेप, भीतर के प्राणों का जागरण। दूसरा जो स्टेप है वो है संकल्प बल का संवर्धन, क्योंकि समष्टिगत प्राण जो है वो संकल्प बल से ही खींचा जा सकता है। पहले स्टेप में भीतर के प्राण को जगाया, अब संकल्प बल से बाहर के प्राण को खींच करके अपने चक्रों में भरते हैं। तो संकल्प बल के महत्व को गुरुदेव ने एक उदाहरण से बताया है, जैसे मजदूर और पहलवान का उदाहरण। दोनों ही शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन दोनों को अगर समान भोजन भी दिया जाए तो भी पहलवान अधिक शारीरिक बल अर्जित कर लेता है। उसकी जो शारीरिक सौष्ठव होता है वो मजदूर से एक बिल्कुल भिन्न होता है और कहीं अच्छा होता है। अंतर कहाँ होता है? संकल्प शक्ति का ही अंतर होता है, क्योंकि पहलवान जो है वो मसल पावर बढ़ने का भाव करता है, शरीर हमारा सुंदर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये भाव करता है। जबकि मजदूर के लिए क्या होता है, वो एक टॉर्चर का भाव होता है, उसके शरीर की टॉर्चरिंग हो रही है, वो ऐसा भाव रखता है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है वो उसकी सफलता पूरी तरह संकल्प शक्ति की मजबूती पर डिपेंड करती है। जितनी हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी उतना अच्छा हम प्राण का आकर्षण कर पाएंगे। इसमें मन में शुभ कल्पनाएं की जाती हैं, और जो हमारी संकल्प और इच्छाओं का केंद्र है वो मूलाधार है। तो इसमें गहरी श्वास लेते हैं और भावना करते हैं कि श्वासों के साथ ईश्वरीय शुभ संकल्प भरे जा रहे हैं और उसको मूलाधार तक ले जाएंगे, और कुंभक में उसको अपने भीतर स्थापित करने का भाव करेंगे। प्रक्रिया वही रहेगी, इसलिए उसको बार बार नहीं दोहरा रहे हैं। पूरक किया, शुभ संकल्पों को मूलाधार तक भरा और कुंभक में भीतर उनको स्थापित किया, और रेचक में धीरे धीरे अपनी मानसिक दुर्बलताएं जो भी हैं उनको बाहर निकालने का भाव करेंगे। अब जो तीसरा स्टेप है वो है प्राण बल का संवर्धन। इसमें क्या करने होता है, लंबी गहरी श्वास लेंगे और प्राण को अपने सोलर प्लेक्सस तक ले जाएंगे, और कुंभक में भावना करेंगे कि वहां से प्राण नस नाड़ियों में होता हुआ सभी अंग प्रत्यंगों में, सारे बॉडी सेल्स में, ब्लड में, हमारी बोन्स में, रोम रोम में प्राण बल की वृद्धि कर रहा है। यह है प्राण बल का संवर्धन। और वहां पे कुंभक में प्राण को ले जाकर स्थापित करेंगे, हर बॉडी सेल में स्थापित करेंगे, और रेचक में फिर से जो हमारे शरीर के रोग दुख हैं, दुर्बलताएं हैं, मानसिक दुर्बलताएं हैं, उनको बाहर निकालने का भाव करेंगे।
तो तीसरा स्टेप ये हो गया प्राण बल का संवर्धन। और चौथा स्टेप जो है वो ओजस तेजस वर्चस का जागरण। ओजस किसको कहते हैं? फिजिकल बॉडी की जो निरोगता होती है, एक्टिवनेस होती है, उसको कहते हैं ओजस। तेजस है मानसिक, मेंटल बैलेंस और ब्रिलियंसी, इसको तेजस कहते हैं। और वर्चस कारण शरीर से संबंधित है, आत्मा का जो प्रकाश है, पवित्रता है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, इसको वर्चस कहते हैं। सेंटर कौन सा होता है? नाभि चक्र जो होता है वो ओजस का, फिजिकल बॉडी का जो सेंटर है वो नाभि चक्र है। तो वहां जागरण करते हैं ओजस का, वहां ध्यान करते हैं कि ओजस जागृत हो रहा है, प्राण को ले जाते हैं वहां तक और भावना करते हैं कि ओजस, रोम रोम से ओजस बाहर आ रहा है। हृदय चक्र जो है वो तेजस का और सहस्त्रार जो है वो वर्चस का प्रतीक है। तो बारी बारी से इन पर प्राणायाम प्रारंभ में कर सकते हैं, और जब बारी बारी से सध जाए तो फिर तीनों पे एक साथ भी कर सकते हैं, प्रक्रिया वही रहेगी। और जैसे जो प्रारंभिक साधक हों उनको अगर चक्रों के ध्यान में सहजता ना हो पाए तो वो इसको सरल रूप में पूरे शरीर का भी ध्यान करके कर सकते हैं कि सारे बॉडी सेल्स में, रोम रोम में प्राण बल की वृद्धि हो रही है, तो इससे भी प्राणायाकर्षण का लाभ मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगला प्राणायाम सोहम प्राणायाम। इसको हम स्किप इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पिछले शनिवार को भैया ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, तो इस पे दोबारा हम समय नहीं देंगे और आगे चलते हैं। कुछ विशेष प्राणायाम हैं, उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक हर व्यक्ति का शरीर और उसकी आवश्यकताएं स्पेसिफिक होती हैं। तो एक है चंद्र भेदन प्राणायाम। तो जो लोग उग्र होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उनके थैलेमस की रीजन में कचड़े होते हैं, तो उनकी सफाई के लिए चंद्र भेदन प्राणायाम करना चाहिए। इसमें बाएं से खींचें और दाएं से निकालें, ये कूलिंग को बढ़ाता है। लेकिन इसमें सावधानी एक रखनी होती है, अगर शरीर कफ प्रधान है तो आजकल ठंडे मौसम में इसको नहीं करें, नहीं तो कफ को बढ़ा देगा। अगर शरीर पित्त प्रधान है तो इसको किया जा सकता है, अदरवाइज इसको गर्मी में करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा है सूर्य भेदन प्राणायाम, उसका रिवर्स है चंद्र भेदन का। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये हाइपोथैलेमस की सफाई करता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम जो लोग डिप्रेशन के शिकार हों उनको करना चाहिए। और आजकल शीत ऋतु भी है, तो ये हीटिंग भी बढ़ाता है शरीर में, तो इसको किया जा सकता है। इसमें राइट से खींचना होता है और लेफ्ट से निकालना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर भ्रम की स्थिति रहती हो तो ये पैराइटल लोब की क्लीनिंग करता है। पैराइटल लोब में अगर कचड़े हो जाते हैं तो ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है, तो इसके लिए अनुलोम विलोम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसको किया जा सकता है। चौथा है ईड़ा चालन, लेफ्ट टू लेफ्ट। जिनमें धैर्य कम होता है, चिंतित रहते हो, तो उनके एमिगडाला पार्ट में कचड़े होते हैं, तो उनकी क्लीनिंग के लिए ईड़ा चालन लेफ्ट टू लेफ्ट करना चाहिए। दूसरा इसका रिवर्स है राइट टू राइट पिंगला चालन। तो जिनकी बहुत तोड़ फोड़ वाली प्रवृत्ति हो, दूसरों को आतंकित करने वाली प्रवृत्ति होती है, तो उनके लिम्बिक सिस्टम में कचड़े होते हैं, तो वो राइट टू राइट पिंगला चालन करेंगे तो उससे लाभ हो जाएगा। प्राणायाम के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव और बताते हैं कि इसमें श्वास को ज्यादा देर तक खींचना या ज्यादा देर तक रोकना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रिदम से इसको करना, तालबद्ध तरीके से। श्वास और प्रश्वास जो है वो तालबद्ध तरीके से, ताल के बारे में गुरुदेव लिखते हैं कि
इस कॉस्मोस में जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, चाहे ग्रहों उपग्रहों की गति हो, समुद्र का ज्वार भाटा, हृदय की धड़कन हो, या फिर अगर सूक्ष्म स्तर पर देखें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो इसमें एक तालयुक्त गति का नियम पाया जाता है। सब एकदम अपने दिन और रात का होना, देखिए एकदम तालबद्ध तरीके से, मौसम बदलना तालबद्ध तरीके से, तो पूरी तालबद्ध तरीके से चल रही है। तो हमारी श्वास भी इसी नियम का पालन करती है। इसलिए जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो लय ताल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्वास मतलब ऐसे चले जैसे मतलब कोई मधुर संगीत चल रहा है। तो इसमें समय तो लगता है, लेकिन धैर्य के साथ करने से इसको हासिल किया जा सकता है, और इससे लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर की एक यूनिक बायोरिदम होती है, उसको अगर हम पहचान के साधना या स्वाध्याय करेंगे तो फायदे ज्यादा मिल पाएंगे। तो वैसे प्राणायाम के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क पे अल्फा किरणों की प्रधानता होती है। वैसे प्राणायाम के बारे में गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है, और ये जो कुछ भी कंटेंट मैंने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो ये गुरुदेव की वाङ्मय है, व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं, वाङ्मय नंबर 20। ये जो भी साधक इसमें डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो इसको अवश्य रेफर करें। इसमें बहुत ही डिटेल में गुरुदेव ने प्राणायाम के बारे में लिखा है, और चूंकि समय सीमित है तो इसलिए मेन मेन पॉइंट्स को ही कवर किया गया है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो ये सब परम पूज्य गुरुदेव का अमृतासन था, केवल मैंने परोस भर दिया है, और परोसने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आदरणीय अमन भैया और आदरणीय बाबूजी से अनुरोध है उसको सुधारते हुए प्रश्नोत्तरी सेशन को आगे बढ़ाया जाए। जी, बहुत बहुत आभार भैया। हाँ, आदरणीय आशीष भैया इतने सिंसियर है, इनको जो भी क्लास दी जाती है अपना पूरा 100% इसमें झोंक देते हैं, और क्लास का बेस्ट जो हो सकता है उसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे टीचर्स हम लोगों के बीच में हैं, जो किसी भी स्तर पर जाके जो है खोज करके और हम लोगों के लिए ये ला सकते हैं, रत्न खोज के ला सकते हैं। गुरुदेव को ऐसे टीचर्स की आवश्यकता थी। तो आज का शिक्षण कार्य बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था, बहुत ही इसकी जो है गुणवत्ता बहुत बढ़िया थी। खास करके प्राणायाम की बारीकियों पे जो भैया ने प्रकाश डाला, तो जिसको जो है अपनी अलग अलग स्टेट्स पर ये बहुत सही इन्होंने बताया कि जो है अगर हम लोग अपने श्वास पे नियंत्रण करना सीख गए तो हम अपने भाव पे नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि प्राण के आवागमन से ही हमारे अंदर जो है आवेग संवेग उभरते रहते हैं। तो अगर प्राणायाम को श्वास के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए तो निश्चित ही ये बात बन जाती है कि हम अपने स्वभाव को बहुत कर ये कर सकते हैं। और भैया बता रहे थे इसमें हमारा अनुभव भी है, तो बिल्कुल ये सही बात है, तथ्यपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ इसमें ये है, इन्होंने बहुत सुंदर बताया कि अगर प्राणायाम को लयबद्ध गति से नहीं किया जाएगा तो लंबे प्राणायाम का अभ्यास हम लोग नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर में सफोकेशन होने लगेगा। कोई व्यक्ति प्राणायाम प्रारंभ करता है और उसको सही क्रिया नहीं मालूम है, जो इन्होंने बताया कि रेचक और पूरक में जो समय लगे, कुंभक में उसे आधा ही लगना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत समय लगाएंगे अंतः कुंभक में तो उससे ना तो रेचक सही हो पाएगा ना बाहरी कुंभक सही हो पाएगा। तो इससे जो सफोकेशन होने लगता है। और प्राणायाम में कभी भी सफोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर प्राणायाम करते से हमारा दम घुटने लगा, इसका मतलब हमारी प्रोसेस में जरूर फॉल्ट है। तो उसको जो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करें। एक ही दिन में महात्मा नहीं बना जा सकता, प्राणायाम के लिए लंबी साधना करनी पड़ती, लंबी। इसमें जो है उतार चढ़ाव भी आते हैं और सब डाउनफॉल भी आते हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि शिक्षक हैं तो अब शिक्षक के हिसाब से जो है इसके कभी साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, कभी जो है वो भी हो जाते हैं, बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो साइड इफेक्ट्स पता लगेंगे तो शिक्षक जो है परिपक्व शिष्य बनता है। कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे तो पता कैसे लगेगा कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, दूसरों को कैसे बताएंगे। तो बिल्कुल जो है,
और आज की स्थिति ऐसी है कि उग्र प्राणायाम कभी भी नहीं हमें करना चाहिए। उग्र प्राणायाम का बहुत अधिक अभ्यास करेंगे। हम लोग तो एनसीआर रीजन में ऐसे बैठे हुए हैं जहाँ पर जो प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति थोड़ा भी उग्र प्राणायाम करेगा तो उसके लंग्स तुरंत खराब हो जाएंगे। ये सावधानी रखें। प्राणायाम जो है ये प्राण की साधना है, सावित्री साधना है। इसको जब तक हम पूरे नियम उपनियम पूर्वक नहीं करेंगे तब तक जो है इसके साइड इफेक्ट भी होने तय होते हैं। लेकिन गुरुदेव ने जो बात बताई जो निरापद प्राणायाम है, तो निरापद प्राणायाम में जो हमारा नाड़ी शोधन है, हमारा जो है ये प्राणाकर्षण है, इसको कभी भी अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे वातावरण में जब चल फिर रहे हैं वहाँ पे प्रदूषण ही प्रदूषण भरा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत अधिक प्राणायाम करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे जो सामान्य श्वास का ये क्रम बनाए हुए, और हमें अपनी जो है जो हमारी भावना है उस भावना पे, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ही ये है कि हमारा भाव जो है संकल्प जितना अधिक जितना अधिक हमारा मजबूत हो जाएगा उतना ही प्राणायाम हमारा फायदा करने लगेगा। फिर तो संकल्प बल काम करता है। संकल्प बल से जैसे ही हम लोग संकल्प करते हैं प्राण अंदर आने लगता है, चक्रोपचक्रों में प्रवेश करने लगता है। तो श्वास प्रश्वास का सहारा जो प्रारंभ में लिया जाता है, लेकिन फिर संकल्प बल बढ़ जाने से ये स्व संचालित क्रिया हो जाती है और व्यक्ति चलते फिरते प्राण खींचने लगता है। तो इसलिए जो है प्राणायाम की क्रिया को जो गुरुदेव ने बताया है कि बहुत ही धीरे धीरे इसको प्रारंभ करना चाहिए। 5 प्राणायाम से प्रारंभ करें, एक एक प्राणायाम हर सप्ताह में बढ़ाएं और धीरे धीरे करें। इसकी अधिकतम संख्या इसकी आधा घंटा है, तो आधा घंटा तक इसको हम लोग लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय आशीष भैया का। सही जानकारी होने से ही सही लाभ मिल सकता है, नहीं तो जो है इसमें सही जानकारी ना हो तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स और ये सारी चीज़ें भी बनी रहती है। मेरा निवेदन है बाबूजी से कि बाबूजी का प्राणायाम पे बहुत लंबा अनुभव है, तो बाबूजी हम लोग के बीच में आए और हमको अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन दें। जी बाबूजी प्रणाम। अमन जी प्रणाम। और आशीष इंजीनियर साहब को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। देखिए, ये सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये देखिए एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि पूज्य गुरुदेव ने कैसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जो उनके सक्रिय, प्रखर, निष्काम लोग सेवी थे, ब्रिलियंट, तो एक अपना सिस्टम साधना का चला दिए, रिसर्च का। और पंचकोश साधना हर गायत्री साधक के लिए अनिवार्य लिखा है, जिससे पर्सनालिटी, असली में पर्सनालिटी चेंज होता है इसी से। और व्यक्ति तो रह गया सुधरा, तो किसी फील्ड में आप रहेंगे अपने घर के लिए, समाज के लिए, जॉब, नौकरी, कृषि, बाड़ी, जहाँ भी हमें सूर्य की तरह चमकेगा। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि अमन जी आप संभाल लेते हैं, और एक प्रखर प्रोफेसर्स लोगों की टीम तैयार हो गई और क्लास उच्च स्तरीय चलने लगा। तो आज की कक्षा बहुत शानदार रही, और नए नए खोज करते रहना चाहिए अपने ढंग से प्रैक्टिकल करके। तो इसमें प्राणायाम से संबंधित कोई प्रश्न उत्तरी हो तो हम लोग सीधे आवें, उसी में बात खुलने लगता है। जी जी बाबूजी। तो इसमें आदरणीय वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। भाई साहब प्रणाम, बहुत ही अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। संकल्प शक्ति को कैसे कैसे दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ किया जाए, कृपया प्रकाश डाला जाए। संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें मुझे लगता है कि ये जी पूछना आशीष चाह जी ऑनलाइन रहिए, सामने उनको भी कर लीजिए। जी 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 भैया। जी, आचार्य जी को प्रणाम। इसमें जो गुरुदेव ने लिखा है कि संकल्प शक्ति जो होती है वो अगर अपनी संकल्प शक्ति कमजोर है तो हम ईश्वरी संकल्प शक्ति को खींच करके और अपने अंदर धारण कर सकते हैं। और ये भावना करने से ही खींचा जा सकता है, क्योंकि प्राण जो होता है ना वो जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही उसका फ्लो हो जाता है। और भावना से हम जो भी अपने अंदर कमियां हैं, जिस चीज की हम भावना करेंगे उसी को खींचा जा सकता है। तो अगर अपनी संकल्प शक्ति कमजोर है तो बाबूजी जैसा बताते हैं कि
ईश्वर की संकल्प शक्ति को हम खींच करके अपने अंदर धारण करें, और जैसा हम भाव करते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। तो हम अपने अंदर भाव करें कि ईश्वरीय संकल्प शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, और प्राणायाम से हम उसको अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। आवामयामी, स्थापयामी, धारयामी। तो जो मैंने समझा है वो तो इतना ही समझा है, बाकी विशेष बाबूजी इसमें प्रकाश डालें। जी धन्यवाद आशीष जी। देखिए इसमें सरल तरीका भी है संकल्प शक्ति को बढ़ाने का, कि दिन में हम जो भी टास्क है, अपनी ड्यूटी, तो उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने का संकल्प लें पर डे। ये हर व्यक्ति से जुड़ा है, तो उसको अब पूरा करके दम लें। डेली हम जो रूटीन बना, थोड़े थोड़े काम ऐसे लें रचनात्मक, डेली के अलावा कुछ वैसा भी सोशल या कहीं, कि छोटे छोटे स्टेप्स लें लेकिन बीच में ना छोड़ें, उसको पूरा करके ही दम लें। तो होता है कि आने को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर इससे होगा क्या कि बड़े बड़े भी काम ले करके करने की हिम्मत आ जाएगी। तो इसमें अपना मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी बढ़ेगा, और ऐश्वर्य बढ़ता है जो है ना प्राणायाम में, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कहते हैं आत्मबल को, कि मैं कर सकता। और फिर हौसले बुलंद होते जाएंगे। तो बुलंद होते जाएंगे तो ये होगा, प्राण पर अपना कमांड होते जाएगा। फिर बड़े बड़े काम लेकर के भी पूरा करने की ईश्वर शक्ति देते जाएंगे। तो ये है कि कुछ न कुछ रचनात्मक काम हाथ में लें और उसको पूरा करके ही दम लें। तो इससे प्राण शक्ति, दृढ़ शक्ति होगी। प्लानिंग ऐसा बनाया जाए कि पूरा किया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य से अधिक प्लानिंग ना बनाए बहुत, और लक्ष्य सामने याद रहे, तो ये काम करेगा। और यौगिक क्रियाएं जो बताई गई, ये तो फिजिकल एनाटॉमी भीतर भी क्लियर होना चाहिए, तो उससे बिजली की शक्ति मिलती रहे। असली होता है हिम्मत, मेंटल स्टेट, ये बहुत जरूरी हुआ कर। जी ठीक है, अगला देखिए। जी बाबूजी, आगे नितिन भैया का प्रश्न है। भैया प्रणाम, बहुत सुंदर कक्षा रही। प्राणायाम में लयबद्धता का नियम और अच्छा लगने तक प्राणायाम करने का नियम में से कौन सा नियम अधिक महत्वपूर्ण है? प्राणायाम में लयबद्धता का एप्लीकेशन कहाँ पर अधिक होता है? जी आशीष जी। अच्छा लगने का जो नियम है वो प्रारंभिक रूप में इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में अगर हम नियम के अनुसार चलेंगे कि जितनी मात्रा खींची गई उसकी आधी मात्रा में उसको रोका गया, फिर उतनी मात्रा में रेचक किया गया, तो वो उतना कंट्रोल प्रारंभ में नहीं होता है। तो प्रारंभिक साधकों के लिए कहा गया है कि अच्छा लगने वाला नियम वो फॉलो करें। फिर जैसे जैसे इस पे नियंत्रण होने लगता है, लयबद्धता अपने आप आने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभिक साधकों के लिए अच्छा लगने का नियम, और धीरे धीरे लयबद्धता स्वतः आएगी। हाँ जी नितिन जी, इसमें इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं उसमें। अच्छा लगने तक तो ये मस्ट है, ये बिल्कुल सरल है। और शरीर के भीतर एक और सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कैंडियन सिस्टम। वो भीतर ही अलार्म देगा कि इससे अधिक करने पर दिक्कत हो रही है, इतना करेंगे। तो मान लीजिए जिसे प्राणाकर्षण प्राणायाम करना है, तो खींचेंगे गहरा, रोकेंगे अच्छा लगने तक, छोड़ेंगे अच्छा लगने। तो होगा क्या कि धीरे धीरे यह एक तालमेल अपने आप बिठाएगा। फिर थोड़ा सा और अधिक देर तक रोकेंगे, तब अच्छा लगेगा। और ये लगातार 5 मिनट तक ऐसे चलते रहेगा, तो शरीर के सारे सिस्टम हार्मोनिक काम कर रहे हैं एक लयबद्धता से। तो लयबद्धता ठीक बोल रहे हैं, हाँ फिजिक लयबद्धता स्वतः आ जाएगी, क्योंकि वो शरीर की अपने आप मांग होती है कि इसको थोड़ा सा कुंभक को बढ़ाया जा सकता है, ऋचक को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो ये अच्छा लगा, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम प्रपुरेत, युक्तम युक्तम तो बधनियाद, एवं सिद्धिम अवाप्नियाद। तो ये युग चूड़ामणि उपनिषद का है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए।
जी पुरुषोत्तम जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। अमन भाई की आवाज बहुत कम आ रही बाबूजी। बाबूजी मैं पूछ रहा था, ये वांग्मय नंबर 20 में जो प्राण के बारे में गुरुजी ने लिखा है, तो पांचों प्राण में जो धनंजय प्राण है वो सारे शरीर में आकाश तत्व के रूप में रहता है और शरीर का पोषण करता है, ऐसा लिखा गुरुजी ने। और फिर आगे लिखते हैं कि जब ये प्राण छूट जाता है, शरीर हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये जो धनंजय प्राण है यही उसको सदा करके गड़ा करके नष्ट करने का काम करता है। तो बाबूजी प्रश्न ये था कि जब आत्मा जीवात्मा को लेकर के सारे प्राण को समेट करके बाहर निकल जाती है, तो फिर ये धनंजय किस तरह से सड़ा गला करके नष्ट करता है? तो इसमें मौर्य जी, धनंजय प्राण केवल हम लोग के चुटकी में थोड़े बंद है, पूरे आकाश में लहलहा रहा है। तो अपना व्यष्टि प्राण अपना मान ले कि थोड़ा सा टहल रहे, फिर भी प्राण का समुद्र हर जगह रहता है। जैसे दूध में मक्खन तैर रहा है, तो मक्खन के अंदर में सारा का सारा दूध नहीं है, नीचे दूध लगातार भरा हुआ है। इसको कहा जाता है माइक्रोकॉस्मिक। प्राण के दो रूप हो जाते हैं, कॉस्मिक, माइक्रोकॉस्मिक। तो माइक्रोकॉस्मिक प्राण हर जगह रहता है, समष्टि प्राण। तो वो अपने ढंग से हैंडल करेगा, उसका बॉडी था, उसका पार्ट्स था, अपने से उसको डिकम्पोज करेगा करेगा। हमें तो एक बना बनाया पेड़ मिल गया था, एक पक्षी को कि जाकर बैठो, चाहे जब मन हो उड़ जाओ। उसको उड़ने के बाद भी आवश्यक नहीं कि यह बॉडी ये रहे, बॉडी मर जाए। पक्षी उड़ गया तभी पेड़ तो हरा भरा रहता ही रहता है। इसी के आधार पर से पर कया गमन किए। तो शरीर तो छोड़ दिया शंकराचार्य ने कहीं अलग, और अलग जाके शरीर में अपना पूरी सिस्टम के साथ उधर काम कर रहे हैं। फिर भी ये शरीर जिंदा है। इसका मतलब है ना कि डबल सिस्टम काम करता है हर जगह। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये लाइन कभी मत भुलाया जाए। ये जी सब जी। कुछ ईश्वर का घर है। और उसका समष्टि जो प्राण है, समष्टि धनंजय, वो सबको हैंडल करता है। हम चाह कर के भी कभी कभी नहीं मरता, जहर खा लेता है तभी नहीं मरता, वो बचाने वाला बचा लिया, आग में पड़ा गया वो बचा लिया। उसका बॉडी है ना, वो चाहे जैसे रखेगा, आप कितना संभालेंगे, उसका बॉडी है, छीन छान के अपना काम करेगा, उड़ा देगा। तो हमें दोहरा सिस्टम है तो अच्छा। और एक और बात है कि शरीर के भीतर में भी प्राण ब्रेन में रहता है। हार्ट बीट वगैरह बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, तो भी जीवात्मा उसका जो प्राण तंत्र है भीतर ही रहता है। और प्राण ऐसा नहीं है, प्राण के एक तो बुलबुले हैं, कुछ प्राण ये है, कुछ बाहर भी टहलेगा तो भी एक प्राण का अंश प्राण खंडित नहीं है कहीं पर। गोल गोल बुलबुले में एक समुद्र है वो। समुद्र को कैसे बांटेंगे कि इसको अलग निकाल लें? कितना हो निकालेंगे तो भी संसार में हमेशा ही तो प्राण के समुद्र में ना, हम लोग समुद्र में बुलबुले हैं, प्राण है। इस ढंग से तस्वीर बना के सोचिए दिमाग में। जी जी जी। धन्यवाद बाबूजी। हाँ जी, धन्यवाद। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न आशीष जी से है कि जैसे हम दैनिक जीवन में काम करते हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं या आध्यात्मिक जीवन शैली में काम कर रहे हैं या अपने भौतिक जीवन को जी रहे हैं, तो उसमें प्राणायाम तो सुबह 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट कर लिया सुबह। यदि अपने आप को मनोबल डाउन दिखाई दे तो कुछ ऐसा है कि रिमाइंड करते रहे तो उससे प्राण बल बढ़ा रहेगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा हमारा पूरे दिन पूरे 24 घंटे के में। क्या फंडा, ऐसा कोई ऐसी एक्टिविटी है व्यवहारिक जीवन में जो हमेशा बूस्ट रखे हमें? जी। प्रणाम भैया। जी आपका प्रणाम। प्रश्न है तो मैं तो जितना समझ पाया हूँ, ज़्यादा तो नहीं इसमें, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत ये समस्या थी कंसंट्रेशन वाली, कि मैं अपने काम में बहुत फोकस और बहुत प्लीजेंट महसूस नहीं करता था। तो मैंने फोकस बढ़ाया अपने काम पर और अपने काम को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया कि इस माइंडसेट माइंडसेट में रहता था कि ये जो काम मुझे दिया है ये भगवान ने बड़ा सोच समझ कर मुझे दिया है और इसको परफॉर्म करना ही मेरा प्राइम ड्यूटी है। तो इस भाव में जब से रहने लगा तब से उस काम में सारा अपना ताकत झोंकना शुरू कर दिया। तो उससे परफॉर्मेंस भी अच्छी बढ़ गई। तो जैसे आप जिस काम में लगे हुए हैं, जिस मनोयोग से लगे हुए हैं कि जैसे आपको धरती से जो पोल्यूशन है उसको कम करना है और पेड़ पौधों का विस्तार करना है, सबको बांटना है, तो
तो उसमें जितना मनोयोग बढ़ाते जाएंगे और आपको लगेगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम भगवान ने मुझको दिया हुआ है, मेरे अलावा और कोई काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो इससे लाभ मिल सकता है, और मतलब मुझे इस तरीके से लाभ मिला है। बाकी गुरु बाबूजी इसमें कुछ विशेष बता सकते हैं। जी आशीष जी, धन्यवाद। अब देखिए, एक शब्द का प्रयोग किए, फंडा। कौन सा फंडा, कौन सा फंडा इस्तेमाल करें? तो हर व्यक्ति का अपना अपना फंडा होता है। तो अपना कुदाल लाइए, अपना हंसुआ लाइए, अपनी गाय लाइए, अपना बाइक लाइए। तो हम जो फंडा अपना इस्तेमाल किए, तो वो फंडा है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का प्राण यदि हो जाए, तो वो किसी भी संसार मुरझाए फटे चिथड़ा हो, अपनी मस्ती में रहता है वो। तो संसार को कभी देखना और कभी ज्ञान के नेत्र से नहीं भी देखना, देखते हुए नहीं देखना कि ये सब गायब होता है। तो अपना फंडा ये हर जगह काम आता है कि मेरा मूल स्वरूप यह है, शून्य हो, अहम जगद्वा सकलम शून्यम। तो ढेर सारे फंडे रखने चाहिए, छोटे बड़े, जहां जैसा जरूरत पड़ा तैसा वैसा फंडा अपना ली। अब टूट गया कहीं पर, कुछ भी हो गया घटना घटी, जब ईश्वर का फंडा था टूटा, हमारा क्या है इसमें? तो हर फन मौलापन भी एक तीर कमान है। ज्ञान के नेत्र से, कभी विज्ञान के नेत्र से, कभी उसको इमोशन से बातचीत करके। तो इसको तर्कस में ढेर सारे तीर रखना चाहिए। सद्विचारों की फौज कहा जाता है इसको। एक विचार निगेटिव किया, तोड़ा, तो दूसरा 10 10 विचार दौड़ पड़े इसको खाने के लिए। अर्जुन जीता ऐसे ही नहीं था कि एक ही तीर कमान था उसके पास, कितनी तरह के वैरायटी वैरायटी का अग्नियास्त्र, पवनास्त्र, वरुणास्त्र, और ये वाला लगाओ पशुपति अस्त्र लेने के लिए, और भी भेजा कि जाकर स्वर्ग में और ढेर सारा फंडा ले आओ। तो ये सारे फंडे जहां जिसकी जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लेने चाहिए। जी। बाबूजी, ये वर्ड मैंने अपने यहाँ पश्चिमी यूपी वाला बोल दिया था, निकल गया मुंह से, फंडा। हम अक्सर बोलते रहते हैं आपस में। तो एक बात ये भी मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कल आपसे पूछा था कि ये वो आसक्ति वाली बात थी कि कैसे इसको डिटेक्ट करें हम। तो ये डिटेक्ट कैसे हो कि कि ये भगवान का काम है, या हमने अपने अहंकार से शुरू कर दिया, आज मैं ये काम करूंगा। तो ये कैसे डिटेक्ट होगा कि ये गुरुदेव का, भगवान का काम, ईश्वर का काम है, या मेरा ही काम है? यहाँ जब सब कुछ ईश्वर का है, तो यहाँ अपना काम क्या है? उसके काम के लिए हम लोग हेल्पर हैं, सहयोगी हैं, असिस्टेंट हैं। तो उसके उसमें हम लोग हेल्प करें हर जगह। अब शरीर को स्वस्थ रहना अपना काम क्या है? ईश्वर का काम। ईश्वर का शरीर है, ईश्वर का मन है, तो ये उसको भी ईश्वर का काम माने, तब आदमी ईमानदारी से शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। जब ईश्वर का घर है हर जगह, तो अपना काम क्या रहा? लगता भर है कि ये अपना काम है, अपने खा रहे। ये ईश्वर का शरीर है, इसको ठीक से रखना और इसके लिए जो सुटेबल है वही डाइट देना। तो ये इस तरीके से हम जो भी ले रहे हैं, सांस लेना ईश्वर का काम है, क्योंकि ईश्वर भीतर बैठा है। ऐसा नहीं है कि दूर दे दिया कि तू करो। हम लोग के अंतःकरण में ईश्वर बैठा है। तो इसका मतलब होता है कि सारी व्यवस्था ये मानकर चले। तो इसमें यह है। अच्छा, तो परमार्थ को ही स्वार्थ मानेंगे। परमार्थम एवं स्वार्थ मनुष्य, है ना, जन्मदिन पर एक सूत्र दोहराया जाता है, महत्वाकांक्षाम सीमितम विधास्य। तो इसमें है कि अपने परमार्थ को ही स्वार्थ मानेंगे। तो ये वाला भी सब ठीक है विचार की प्रक्रिया में। तो ये मान कर चला जाए कि इसकी उपयोगिता है। अब दिमाग को तेज बनाए रखना, क्योंकि हर आने वाला जनरेशन होगा वो बहुत ब्रिलियंट होगा। तो उसके साथ तालमेल बनाने के लिए दिमाग को शार्प बनाए रहेंगे, तो ये भी ईश्वर काम है। तो यहाँ पर तो अपना काम जैसा क्या लगता है कि अपना अपना कुछ है ही नहीं था, ईशावास्यम इदं सर्वम। तो अपना क्या काम इसमें हमको नहीं पता लग रहा है कि अपना क्या काम रहा। जी बाबूजी। हाँ, शरीर भी ईश्वर का, प्राण उसकर का है, मन भी उसकर का दिया, हड्डियां सब उसी की है, संसार उसका है। और आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। जहां कर्तापन आ गया तो फंस गए, फंसे उसमें, कहीं न कहीं गोंद में चिपक गए। तब मकर तो आत्मा करता है, ईश्वर करता है। तो उसकी संकल्प हुई, संकल्प के अनुसार प्राण अपनी गतिविधियां चलाने लगे। तो साक्षी चैतन्य में अपने करते रहे।
तो ये भी अभ्यास एक बड़ा मनोरंजन खेल है ये, इसको खेल की तरह हंसते हंसाते चलते रहे। किसी चीज का टेंशन न बना के रखा जाए, ये नहीं कि होने की, ये एक अच्छी बात है जी। जी जी बाबूजी, जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। इसमें हाँ। उज्जवल कुमार जी का प्रश्न है। सभी को हम्म। प्रणाम, कृपया लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन के बारे में जानकारी दी जाए। लिम्बिक सिस्टम की बात आज किए थे, आशीष जी कुछ और पूछते हैं आपसे जी। बाबूजी मैंने जितना बताया था, वो जितना पढ़ा था उतना बता दिया, इससे आगे मुझे नहीं पता। अच्छा, तो देखिए हम आपको इसमें दिखाते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम वाला, अच्छा हमको देखिए स्क्रीन शेयर करना है तो क्या करें, पहले हम जाते हैं, स्क्रीन शेयर करना है तो पहले फाइल खोलना पड़ेगा लिम्बिक सिस्टम का। ये तो फाइल कहाँ पर मिलेगा, यहाँ है, ये फाइल है। तो फाइल में गए, पीपीटी में गए, पीपीटी को हमने खोल रहे हैं, पीपीटी खुल गया है। तो इसमें लिम्बिक सिस्टम में क्या आएगा कहीं, ये आ गया प्राणायाम से, इसमें एक होता है ना ध्यान दृष्टिकोण, पंचकोश स्क्रीन शॉट ट्रीटमेंट, ये आ गया। खुल रहा है, खुल गया, खुल गया। तो अब आपको स्क्रीन शेयर करना है। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ है, इसमें जाना पड़ेगा, इसमें है, इसमें स्क्रीन शेयर यहाँ है। अच्छा देखिए, अब इसको हमने सिलेक्ट किया, अब देखिए शेयर में गया स्क्रीन पर। जी जी बाबूजी। आ गया। हाँ। तो उज्जवल जी देखिए, ये बीच वाला जितना ही पार्ट देख रहे हैं, ये सब, ये वाला एरिया भिन्न कलर का, इसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें जितने पार्ट्स पूर्वंक हैं ऑर्गन, ये सब एक होता है ना, जैसे चापाकल में नीचे पलंजर, तो ये पलंजर है, यही सब अवचेतन मन का काम करता है, यही सारा शरीर के हार्ट बीट वाला सिस्टम चलाते रहता है। इसलिए इसको कारण शरीर भी कह दिया जाता है, या अचेतन मन कह देते हैं। यही सब सोए रहेंगे तो भी ये हाइपोथैलेमस दिखे यहाँ पर, तो ये थैलमस है, देखिए इसमें पार्ट में थैलमस है, ये हाइपोथैलेमस दिखा रहा है, एमिगडाला इसी के पार्ट है। ये फॉर्निक्स कहलाता है, ये रिंग टाइप का, ये हिपोकैम्पस है, तो यही सब पार्ट्स है इसका। अब देखिए यहाँ में इसकी भूमिका क्या है, प्राणायाम से यही काम किया जाता है। यदि एग्रेशन है दिमाग में, क्रोध है पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो इसका मतलब है कि थैलमस पार्ट में कचरा है। अब देखिए थैलमस यहाँ पर है ग्रीन वाला, इसमें कचरा है। अब इसकी सफाई के लिए चंद्रभेदन प्राणायाम L2R, तो इसको भी अपना, जब जब L2R हो रहा है तब तब इसकी सफाई हो रही। डिप्रेशन में चले गए, इसका ठीक उल्टा है, तो हाइपोथैलेमस इसके जस्ट सटे रहता है नीचे, यहाँ पर हाइपो, देखिए हाइपोथैलेमस लिखा। तो ये सब यहीं से अपना ये काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पर लटका रहता है, चिपका है। तो ये हुआ करता है, और सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे तो डिप्रेशन वगैरह जाएगा सब। तो इसलिए प्राणायाम से मन की सफाई होती है, ब्रेन के पार्ट्स पुर्जे की सफाई होती है। बिजली से ब्लोअर की तरह ले गया ना, ब्लोअर होता है, वैक्यूम क्लीनर, ब्लोअर, यही सब होता है प्राणायाम में किया जाता है कि वैक्यूम क्लीनर करो, खींच बाह्य कुंभ को वैक्यूम क्लीनर, फिर जा करके फिर आकर लेकर के ब्रीद आउट करें। तो क्लीनिंग किया जाता है प्राणी के एनर्जी से सबको। ऑब्सेशन, कंपल्सन, डाइल्यूशन, हैलुसिनेशन, मति भ्रम हो रहा है, वन वे सोचते हैं, ये सब बैलेंस माइंड नहीं रहता है, सीधी असीधी में सम नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हम लोग का जो पेराइटल लोब है ये बैलेंस नहीं है। इसके लिए अनुलोम विलोम करना होगा, लेफ्ट टू अर्थ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बारी बारी से, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। किसी चीज को करने के पहले उसके घाटे नाफे दोनों विचार करके तब करेंगे तो बढ़िया डिसीजन लेंगे, एक तरफा नहीं, दोनों देखिए इससे कितना घाटा है कितना फायदा है, तब संभल करके इसको ले, ये भी बात आएगी। इम्पेशंस देखने लिखे चौथा, एंजाइटी बेचैनी है, अधैर्य है, एमिगडाला ये गोल वाला पार्ट है यहाँ, ये टेम्पोरल लोब वाला साइड में होता है, तो इसमें कचड़े हैं।
इमोशनल अधिक होता है। तो इसको हटाने के लिए ईड़ा चालन, इसलिए गुरुदेव नाड़ी शोधन में पहले ईड़ा चालन करवाते हैं कि इम्पेशेंस इसकी सफाई हो जाए। L2L, डिसरप्टिव माइंड, देखते हैं ना, आक्रामक स्वभाव वाला, ये हो जाता है। तो इसका फॉर्निक्स, ये जो ये लंबा वाला है, तो ये जो दोनों का रिंग जोड़ता है, इसका मतलब ये है उसको अपने क्रोध को वो कहीं मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो आ गया उसमें तोड़फोड़ में। पिंगला चालन, तो L2L R2R, यही नाड़ी शोधन में क्रिया करा दे। फिर सुषुम्ना ले गए, बोथ नोस्ट्रिल से ले गए। फेबुल माइंडेड हैं, ये फ्रंटल लोबल एरिया, इसकी सफाई कर लेता है। तो ये बीच वाला जितना देख रहे हैं सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम है जी। धन्यवाद। आगे बढ़िए, इसको शेयर को हटा देते हैं। जी बाबूजी। इसमें आगे नीलम गुप्ता जी का प्रश्न है हल्द्वानी से। आलस से बना रहता है सुबह के समय, नींद भी अच्छी आती है, सुधार के लिए कौन सा प्राणायाम विधि अपनाई जाए? प्राणाकर्षण प्राणायाम ही से सुधार होगा, और उसमें पड़े पड़े भी हैं तो आलस से मॉर्निंग में भी जाड़ा पाला में तो खैर माने वो जनरली ठंडा में शरीर चाहता है कि थोड़ा रेस्ट में रहे। फिर भी अपना रूटीन वर्क उस रूम के भीतर ही अपना कोशिश करते रहे कि करें। धीरे धीरे अपना उठे, उषा पान करें उसमें, और अपना अलार्म लगाए रखें मोबाइल से। तो मन से ही बात करना होता है, अपने मन से अपने शरीर से ही बातचीत करनी होती है कि आलस हो गया फिर बाद में सो लेंगे, ऐसा करते हैं कि उठा जाए। देखिए, यहाँ बातचीत करने के लिए अपने ही अपने ढेर सारे पार्टनर हैं। अपने आलस आलस से, अपने बुद्धि से, अपने ड्यूटी से, अपने ये से, अपने अपने से बतियाते रहे। और पढ़े पढ़े ही हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वैसा है तो प्लानिंग बना सकते हैं बैठ करके वहीं पर टेबल पर। तब फेस वॉश पहले करे उठे, इसके बाद उषा पान के लिए गर्म पानी लेकर बैठ जाएंगे गुनगुना, उसको सिप सिप लेते रहे। कुछ जड़ी बूटियां लेना है जो खाली पेट ली जाती है मॉर्निंग वाला, तो उसमें से ले लीजिए। जो शरीर के बॉडी पार्ट्स बढ़िया से काम नहीं करते, उससे जुड़ा हुआ सिस्टम का जड़ी बूटी का भी चूर्ण रखें, वो जल्दी शरीर को सेट करता है, आलस वगैरह घटाएगा, ये सब कुछ ठीक करेगा। प्राणिक देता है, ब्रेन टॉनिक है। तो गुरुदेव ने 20 जड़ी बूटियां का लिखा है, उसका सेवन जरूर करना चाहिए। वो सब साग सब्जियां और टॉनिक है वो। तो बारी बारी से कभी हार्ट वाला अपना खा लिया, अर्जुन खा लिया कुछ दिन, ब्राह्मी खा लिया कुछ दिन, या ये एक अपना गिलोय वगैरह ले लिए। तो इस सिस्टम को भी ठीक रखे, सुबह के उषा पान में उसको जोड़ सकते हैं तो रोग से लड़ने की ताकत बनी रहेगी। तो ये है। और प्राणायाम करें, जब देखिए कि अब जग गए, तो मान लें कि आलस मॉर्निंग रहा, तो दिन में जब भी आप हो, धूप मिल गया कहीं पर, तो उछल कूद लें। सीढ़ियाँ है तो 2 4 बार बिना काम के ऊपर नीचे आए छत पर कि नहीं जा रहे हैं वहां पर, काम है ये करना है, तो यही घुटना फुटना हो जाता है। घर में तो हर जगह आदमी, एक महिला के बारे में एक साइंटिस्ट ने कहा, एक गृहिणी प्रतिदिन 16 किलोमीटर चलती है, आंगन से घर, घर से वहां, फिर किचन में गई, ये गए, फिर किसी ने कहा दे कि पानी लाओ, ये करो, फिर वहां जाना, वो 16 किलोमीटर चल लेते हैं। तो हम अपने घर में ही थोड़ी सी अपने को ड्यूटीफुलनेस बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वाला बहुत जरूरी है जी। काम डेरी रखिए। जी बाबूजी। मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी, ठंडा और डस्ट से एलर्जी होकर सांस फूलता हो तो कौन सा प्राणायाम और भोजन से ठीक कर सकते हैं? प्राणाकर्षण प्राणायाम, देखिए प्राणाकर्षण प्राणायाम सब प्राणायाम करा जाए, उसमें कोई घाटा नहीं है, कभी बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। तो उसको करें। और जिसे डस्ट वगैरह से एलर्जी है, तो एलर्जी के लिए गिलोय वगैरह काम करता है, और एलर्जी में आपको सूर्यभेदन प्राणायाम काम करता है, सभी तरह की एलर्जी को ये हटाता है। ये बढ़िया है, और ठंडा से भी बचाव करेगा, कफों का भी निष्कासन करेगा, जो इन्फेक्शन है उसमें भी मदद करेगा। तो 50 राउंड किया करें ये सूर्यभेदन प्राणायाम, तो इससे भागेगा। और जी ठंडा से बचाव, जो कफ पैदा करता है ऐसे चीज को न खाया जाए। कफ निसारक सब्जियां वगैरह लीजिए, इसमें हल्दी वगैरह हो गया, मेथी सौंठ वगैरह बनता है, ये सब। तो वो सब आप ले सकते हैं जिसका तासीर गर्म हो और सात्विक हो, काम करेगा इसमें जी। ठीक जी है। बाबूजी। राजेंद्र गोयल जी। जी समय बाबू हो जी को गया प्रणाम। जी। प्रणाम। आशीष भैया को प्रणाम। आशीष भैया ने एक चीज बताई बड़ी अच्छी,
जो हमसे रिलेटेड हो रही है कि न चाहते हुए भी आदमी कभी आवेश में आवेग में आ जाता है। इसका इन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, तो इसको कैसे दूर किया थोड़ा सा हमको बता दें। इसको जैसा कि भैया मैंने क्लास में अभी बताया भी कि गहरी श्वास ये बहुत लाभ देता है कि आप वैसे भी कभी करके इसको देखें कि आप गहरी गहरी श्वास लें और समय ले करके रेचक और पूरक ही करें, कुंभक न भी करें तो भी आप तुरंत अनुभव करेंगे कि कूल एंड काम आप अनुभव करने लगे, और उस समय आप गुस्सा करके दिखाइए, कितनी भी बुरी बात हो रही हो। तो श्वासों का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ना, वो तुरंत चेंज हो जाता है अगर आप क्रोध करने वाले होते हैं तो श्वासों पे जितना ध्यान दिए रहेंगे, और ये आध्यात्मिक लाभ भी इसका है। जैसे अगर आपको जो परम लक्ष्य की प्राप्ति भी करनी है तो वो भी श्वासों के माध्यम से बताया गया है कि हो सकती है। तो उसमें जब श्वास आपकी रुकती है, उसको भी बाबूजी ने भी कई बार बताया है कि जब श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है, उसके बीच में जो ठहराव होता है उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर आध्यात्मिक लाभ के लिए भी आप उस पॉइंट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान आपका श्वासों पे रहेगा, और नेचुरली वो उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, वो स्वभावतः ऑटोमेटिक आपके जो एग्रेशन लेवल डाउन आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा मैंने अनुभव किया है, और इसका ज्यादा जी ये विज्ञान धन्यवाद जो जी है। धन्यवाद। समय हो गया है आशीष जी, अगली कक्षा में लेंगे हम लोग। जी। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, और कक्षा का समापन करते हैं। ओ शांति शांति शांति। सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।